Good morning, dear student. We are studying our sixth chapter, Molecular Basis of Inheritance. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लैकोपेरॉन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। In the preceding section, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determine the genetic information ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने देखा कि डीएनए के अंदर बेसिस का एक ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। इन अदर वर्ड, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है कि वो कैसा दिखेगा, कैसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, वो कहाँ लाइज रहता है, वो डीएनए के सीक्वेंस के अंदर रहता है। इफ़ टू इंडिविजुअल डिफर, अगर दो इंडिविजुअल आपस में उनमें डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट। तब क्या होगा, जो उनके डीएनए के सीक्वेंस होंगे उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एट लीस्ट एट सम प्लेसेस, किसी न किसी प्लेस में, उनके डीएनए के किसी न किसी प्लेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिस assumption led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome। तो ये जो थ्योरी है कि दो इंडिविजुअल जो डिफरेंट हैं, उनके जो जेनेटिक मेकअप है उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ये हमें क्या बताता है, हमारे जानने की नॉलेज को या फिर हमारी फाइंडिंग नॉलेज को ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कि एक ह्यूमन का जो टोटल जीनोम सीक्वेंस है वो क्या होगा। विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का विकास हुआ, वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, डीएनए के किसी भी सीक्वेंस को आइसोलेट कर सके और उसको क्लोन कर सके, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सके। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, और इसके अलावा जो सिंपल और फास्ट टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ कि डीएनए सीक्वेंस कैसे हम उनको डिटरमाइन कर सकें। अ वेरी ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990। तो 1990 में एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जो ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को बताता था, उसको लॉन्च किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was called a mega project। You can imagine the magnitude and the requirement for the project if we define the aims of the project as follows। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या बोला गया, एक मेगा प्रोजेक्ट बोला गया। क्यों बोला गया, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट हैं डिफरेंट एनिमल्स में, जो डिफरेंट वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको देखते हुए इसके लिए कुछ एम्स भी निर्धारित किए गए। जैसे ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। हम जानते हैं कि ह्यूमंस के जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं उसमें लगभग इतने बेस पेयर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इन US $3 पर बेस पेयर, अगर हम
देखें, इतने सारे सीक्वेंस को अलग अलग देख पाएँ या फिर उनको रिसर्च कर पाएँ, तो एक बेस पेयर के लिए केवल $3, $3 अमेरिकन की ज़रूरत पड़ेगी। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द beginning, the total estimated cost of the project would be approximately 9 billion US डॉलर। तो लगभग जो 3.9 बेस पेयर ह्यूमंस में प्रेजेंट हैं, उनको आइसोलेट करके उनके करेक्टरिस्टिक्स को देखने में लगभग कितने बिलियन, 9 बिलियन US डॉलर की आवश्यकता होगी। फर्दर, if the obtained sequence were to be stored in type form in books, अगर इतने सारे नंबर्स ऑफ सीक्वेंस जो प्रेजेंट हैं उनको अगर टाइप करके बुक में रखा जाए, एंड ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्ड 1,000 लेटर एंड ईच बुक कंटेनिंग 1,000 पेपर, देन 3,300 such books would be required to store the information of DNA sequence। तो लगभग 3,300 बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें लगभग 1,000 पेजेस प्रेजेंट रहेंगे और उसमें 1,000 वर्ड भी होंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मटेरियल को हम बुक में भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। The enormous amount of data accepted to be generated also necessitated the use of high-speed conjugational device for data storage and retrieval and analysis। तो इस चीज़ में, इन चीज़ों को स्टोर करने में, इनको रिट्राइवल करने में या एनालिसिस करने में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, और क्या होगा, उनको याद रखना भी काफ़ी कठिन होगा। HGP was closely associated with the rapid development of new era in biology called bioinformatics। तो HGP की वजह से बायोलॉजी के क्षेत्र में एक नया फील्ड क्रिएट हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है। अब क्या गोल होते हैं HGP के, जानते हैं। Some of the important goals of HGP were as follows। कुछ जो मेन गोल्स हैं HGP के वो इस प्रकार हैं। Identify all approximately 20,000 to 25,000 seen in humans। इससे हमें पता चला कि ह्यूमंस की जो DNA है उसमें लगभग 20 से 25,000 तक क्या हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन DNA। और लगभग 3 बिलियन क्या हैं, केमिकल बेस भी प्रेजेंट हैं, बेस पेयर, जिसकी वजह से हमारा DNA बना हुआ है। इसके अलावा स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, और इनको स्टोर भी कर लिया गया है डाटाबेसेस के रूप में। इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे नए नए टूल्स को इम्प्रूव भी कर लिया गया है, उनको मैन्युफैक्चर करके उन्हें इम्प्रूव भी कर लिया गया है। अगला, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज़। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो अदर सेक्टर्स हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जहाँ पर ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली है। एड्रेस टू इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज लाइक एलिस दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो इथिकल वैल्यूज़ हैं या लीगल या सोशल इश्यूज़ हैं, उनके क्षेत्र में भी इस प्रोजेक्ट की मदद से हेल्प मिली है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज अ 13-year project coordinated by the US Department of Energy and National Institute of Health।
इसको लगभग 13 ईयर में कंप्लीट किया गया। और इसको जो कंप्लीट करने में जिसने हेल्प की, दो इंस्टीट्यूट थे। फर्स्ट था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एचजीपी द वेलकम ट्रस्ट बिकम अ मेजर पार्टनर। फर्स्ट जब शुरुआत हुई थी तो एक वेलकम ट्रस्ट, ये भी यूनाइटेड किंगडम का है, इसने इसमें काफ़ी हेल्प की थी, पार्टनर के रूप में इनके साथ मौजूद था। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी इस प्रोजेक्ट में अपनी हेल्प दी थी, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। द प्रोजेक्ट वॉज completed इन 2003 में ये कंप्लीट हुआ, यानी कि 2000 से स्टार्ट हुआ होगा और 2013 में कंप्लीट हुआ। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट, someday prevent the thousands of disorders that affect human beings। तो इसकी मदद से क्या हुआ, बहुत सारी नए तरीक़ों को खोजा गया डायग्नोस करने का, ट्रीट करने का, या फिर प्रिवेंट करने के तरीक़ों को खोजा गया जो डिसऑर्डर ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते थे जेनेटिकली। ठीक है, बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, learning about non-human organisms, DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving changes in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation। तो इतने सारे फील्ड में भी हमको हेल्थ मिली इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, कैनेरोहेबिडिस एलिगन्स अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजन नीमेटोड है, और ड्रोसोफिला द फ्रूट फ्लाई प्लांट्स जैसे राइस और एरेबिडोपिस पीसेस हैव बीन सीक्वेंड। इनके अलावा, ह्यूमंस के अलावा, इतने सारे जो अदर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं, इनके डीएनए सीक्वेंस का भी अब पता चल गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैथडोलॉजीज। क्या होता है मैथडोलॉजीज? द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। इस मेथड के अंदर दो मेजर अप्रोचेस के बारे में बताया गया है। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। सारे के सारे जीन्स जो अपने आप को जीन्स आरएनए के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, उनको उन पे फोकस करना। तो सबसे पहला इसका एक मेजर अप्रोच है, रिफर टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। जिनको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। इनको बोला जाता है ऑल जीन को जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं आरएनए के रूप में। द अदर टू द ब्लाइंड अप्रोच of simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence। इसके अलावा जो दूसरा अप्रोच है वो ब्लाइंड अप्रोच भी जिसे बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी सेट प्रेजेंट हैं ह्यूमंस की बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, ठीक है, उनको ध्यान में रखना ताकि जो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। द लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विथ फंक्शन, अ टर्म रिफर टू ए सीक्वेंस एनोटेशन।
इसके लिए क्या एक नया वर्ड है, सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड covered into random fragments of relatively smaller size. Recall DNA is very long polymer and there are technical limitation in the sequencing very long pieces of DNA, क्योंकि DNA के जो लंबे लंबे सीक्वेंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में पहले डीएनए को कट किया जाता है एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट, और उसके बाद उन्हें सुटेबल होस्ट बॉडी के अंदर क्लोन किया जाता है स्पेशलाइज्ड वेक्टर और किसी स्पेशलाइज्ड वेक्टर की हेल्प से। द क्लोनिंग रिजल्ट इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, और इसके वजह से क्या होता है, एक डीएनए फ्रैगमेंट के काफ़ी सारे कॉपीज बन जाते हैं सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी sequenced with एज। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेयर बैक्टीरिया एंड yeast, जिन होस्ट बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है उसके अंदर बैक्टीरिया और यीस्ट को मेनली लिया जाता है, ठीक है। एंड द वेक्टर were called as BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जो वेक्टर यूज़ होता है यहाँ पर उसका नाम क्या है, BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या कर, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि जो सीक्वेंस हमने लिया है डीएनए का उनको होस्ट बॉडी के अंदर पहुंचाना। द फ्रैगमेंट वेयर sequenced using automated DNA sequencer that work on the principle of method developed by Frederick Sanger। और जो यूज़ किया जाता है फ्रैगमेंट का सीक्वेंसिंग का, उसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस लेकर के किया जाता है, जो प्रिंसिपल दिया था फ्रेडरिक सेंगर ने उसके बेसिस पे। रिमेंबर, सेंगर इज आल्सो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। इसके अलावा जो सेंगर थे, फ्रेडरिक सेंगर, उन्होंने क्या दिया था कि जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन्स के अंदर उनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। दिस सीक्वेंस वेयर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। इसके बाद क्या किया जाता है, उन सीक्वेंस में ऐसे रीजन्स को डिस्कवर किया जाता है जिनमें ओवरलैपिंग प्रेजेंट रहती है। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। इसके बाद क्या पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट हैं जो हमेशा ओवरलैप होते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वेयर वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, और ऐसे सीक्वेंस ह्यूमन में मेनली कम ही प्रेजेंट रहते हैं। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वाज डेवलप्ड। तो ऐसा हम जनरली देख नहीं पाते, तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी बना लिया है। दिस सीक्वेंस वेयर सब्सिक्वेंटली एनोटेड एंड वेयर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट was completed only in May 2006। लगभग 3 सालों के बाद जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना, उसके 3 सालों बाद जो फर्स्ट क्रोमोसोम था उसका सीक्वेंस पता चल पाया। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24th क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एंड XY टू बी सीक्वेंट। और इसके कई सालों बाद जो सारे के सारे डीएनए क्रोमोसोम प्रेजेंट थे ह्यूमंस में, उनका सीक्वेंस भी निकाल लिया गया। अनदर चैलेंजिंग टास्क वॉज assigning the genetic and physical map on the genome। इसके अलावा जो एक चैलेंजिंग टास्क था
वो ये था कि जो जेनेटिक और फिजिकल मैप है जीनोम का उसको बनाना। दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोइड रिकॉग्नाइजेशन साइट, और इसके लिए जो हेल्प ली गई वो था एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, और कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट थे जो हर बार रिपीट होते थे, उनको क्या बोला जाता है? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म in repetitive DNA sequence shall be explained in next section of DNA fingerprint। इसके बारे में हम DNA फिंगरप्रिंट में भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।